दिखाई नहीं देता तुमको? आंखें हैं या बटन? या राह चलती लड़कियों से ऐसे ही टकराते रहते हो तुम? सिया नीचे गिरे हुए अपने सामान को समेटते हुए बोले जा रही थी। मैडम, एक तो मैं आपके सामान समेटने में मदद कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे ही सुनाए जा रही हैं। ये तो हद है। वो उससे बहस करते हुए बोला। तो देख के चलना था ना तुमको, सारा सामान गिरा दिया मेरा। वो लड़की उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। मैंने गिरा दिया या आप खुद आकर टकराई हैं मुझसे? और इतना सारा सामान संभाल नहीं सकती तो लाने की जरूरत क्या थी? वो जवाब देते हुए बोला। वाह, नहीं नहीं, वाह, बहुत अच्छे। एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से बहस भी करे जा रहे हो। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। व्हाट यू मीन? तुम जैसे लड़कों को? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है तुमने? वरुण नाम है मेरा, और तुम जैसी 50 लड़कियों के नंबर तो मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ, समझी? तो उन्हीं से जाके टकराओ ना, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोलती हुई वो पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। एक हाथ में लगेज और एक हाथ में हैंडबैग और टेडी बियर लिए सिया अपनी बस का नंबर खोजने में लगी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो बस दिखाई दे गई। अंदर पहुंचकर उसने अपना लगेज ऊपर रैक में रखा, अपनी सीट पर अपने टेडी बियर को लेकर बैठ गई। उसने बस में इधर उधर निगाह दौड़ाई। बस अभी काफी खाली थी। एक दो लोग ही उसमें बैठे थे। वो इत्मीनान से बैठ गई, पर उसे चैन कहाँ था। पहली बार अकेले बाहर जा रही थी तो थोड़ी नर्वस, या कहूँ थोड़ी ज़्यादा ही नर्वस थी। वो पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं को याद करने लगी। कैसे उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा था, और ये सब तब से शुरू हुआ जब उसके लिए रिश्ता आया। मुझे अभी शादी नहीं करनी है मम्मी, उसने साफ बोल दिया। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? सारी ज़िंदगी हमारे सर पर बैठी रहोगी क्या? माँ झुंझलाते हुए बोली। हाँ, यही यहीं रहूंगी बस, मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी। अभी का क्या मतलब है? 27 साल की हो चुकी हो, और कब करोगी शादी? वैसे भी अच्छे लड़के रोज कहाँ मिलते हैं? लड़के का फोटो रखा है उधर, देख लो। हमें और पूरी फैमिली को पसंद है। तुमको शादी के लिए हाँ करनी ही है, समझी? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियाँ। अब और घर में बैठा के नहीं रख सकते तुमको, समझी? माँ ने एक टूक कह दिया। जब आप लोगों ने सब तय कर ही लिया है तो मैं क्या देखूं फिर? करो जो करना है, मेरी चल कहाँ रही है? सिया गुस्से से भड़कते हुए बोली। तुमको शादी करनी है, नहीं करनी है क्या? पापा ने उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। करनी है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी भी जीनी है। ऐसे एकदम से शादी का फैसला कैसे कर लूं? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, पर तुम भी तो समझो। बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है। रोज रोज ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। लड़का अच्छी जॉब करता है, लड़के का घर परिवार बहुत संस्कारी है, और खुद लड़का भी। लड़के बहुत मिल जाते हैं, पर अच्छे और संस्कारी फैमिली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बेटा। हम नहीं चाहते तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो, और आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है तुमको। तो अभी क्यों नहीं? हाँ पापा, शादी तो करनी है, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। पहले मुझे उन्हें पूरा करना है। इस घर और इस शहर के अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने। इस घर में रह रहकर कुएं के मेंढक जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। बाहर की दुनिया क्या है कुछ पता ही नहीं है मुझे। मैं घूमना चाहती हूँ, अलग अलग जगह, और वहाँ के लोगों और कल्चर को समझना चाहती हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से? मैं शादी करूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे कुछ दिन अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन मैं अपने तरीके से जीऊंगी बस, तभी मैं शादी के लिए हाँ बोलूंगी। उसने मजबूती से कहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, तुम जो चाहती हो करो। पापा ने उसे अनुमति देते हुए कहा। लेकिन माँ ने बोलना चाहा। बस उसने बोल दिया ना, हो गई बात खत्म। कुछ दिन उसे भी अपनी मर्जी कर लेने दो। पापा ने सिया का पक्ष लेते हुए कहा। अच्छा, ये तो बताओ तुम चाहती क्या हो? मैं घूमना चाहती हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। बस यही सपना है मेरा। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक बिखर गई। मैंने तो अब तक इस शहर के अलावा और कुछ देखा भी नहीं है। बाहर की दुनिया क्या है कैसी है कुछ पता ही नहीं है मुझे। मैं अलग अलग जगह घूमना चाहती हूँ पापा। ठीक है, मैं तुम्हारे घूमने का इंतजाम कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त का टूर एंड ट्रेवल का काम है, उसके पास कई सारे टूर प्लान्स हैं। जो तुम चाहती हो या तुम जहाँ जाना चाहती हो घूम आओ। उसे बोलकर तुम्हारे घूमने की व्यवस्था भी कर देता हूँ, और किसी को साथ भेजने का भी इंतजाम कर देता हूँ। पापा ने उसकी खुशी देखते हुए कहा। साथ? फिर क्या मतलब? मुझे अकेले जाना है।
वैसे भी टूर है तो मैं कहीं खो तो थोड़ी जाऊंगी। बस में बैठना है और घूमना है, उसमें क्या किसी को साथ ले जाऊं मैं? तो क्या अकेली जाओगी? ये तो गलत बात है। गलत बात कैसे? आपने अभी बोला ना, जैसे मैं चाहूँ वैसे रह सकती हूँ कुछ दिन। तो फिर अब ये नानो कर क्यों? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम अकेले ही जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, और कुछ भी परेशानी हो तो फोन कर देना। मैं तुरंत वहीं पहुंच जाऊंगा, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। अगले ही दिन पापा ने सिया के बताए अनुसार अपने एक दोस्त को फ़ोन करके टूर की एक टिकट बुक करा दी। अरे बहुत ही खूंखार लड़की थी यार। मैं उससे गलती से जरा सा टकरा के आ गया, इसी बात पर मुझे लंबा सा भाषण सुना दिया उसने। एक आवाज़ सिया के कानों में गूंजी तो सिया अतीत से वापस वर्तमान में आ गई। एक लड़का फ़ोन पर बात करते हुए उसी बस में चढ़ रहा था जिसमें सिया बैठी थी। ये वही लड़का था जो सिया से टकरा गया था और उसका सब सामान बिखेर दिया था। उसे देखकर सिया अपने मन में सोचने लगी, कितना बदतमीज लड़का है ये। एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से अपने दोस्त को फोन करके मेरी बुराई भी कर रहा है। अरे कुछ मत पूछ यार, जिस सफर की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। बोलते हुए वो अपना सीट नंबर ढूंढने लगा। अरे ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से। बोलते हुए उसकी नज़र सिया की तरफ गई, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अमित, मैं तुझे बाद बाद में कॉल करता हूँ। सिया को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर उसने जल्दबाजी में कॉल कट कर दिया। सीट नंबर देखते हुए वो सिया की सीट के पास आकर रुक गया। मैडम जरा साइड होइए, यहाँ साइड में मेरी भी सीट है। सिया की तरफ देखते हुए बोला। हाँ तो मैं क्या तुम्हारी सीट पर बैठी हूँ? अब क्या अपनी सीट भी छोड़ दूँ तुम्हारे लिए? सिया उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। आप ऐसे फैल के बैठोगी तो जगह कहाँ बचेगी मेरे लिए? थोड़ी देर की बात होती तो मैं आपको झेल भी लेता। इतने लंबे टूर पर इतनी सी जगह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। चलिए उधर खिसकिए। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। आपको दिखाई नहीं देता मैं सिर्फ अपनी जगह में बैठी हूँ और यहाँ से जरा भी नहीं हटूंगी। और आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाले? मैं वही होता हूँ जिसको आप जरा सी बात के लिए 50 बातें सुना के आई थी अभी नीचे। दोनों में दोबारा से बहस होने लगी। दोनों का झगड़ते देख ट्रैवल एजेंट भी उधर ही आ गया। अरे आप दोनों क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हैं? अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और बात को ख़त्म कीजिए। हमें निकलना भी है, देर हो रही है। घड़ी पर नज़र डालते हुए ट्रैवल एजेंट ने दोनों को समझाया। इतने सुनते ही सिया थोड़ी सी खिसक गई और हाथ में लिया हुआ टेडी बियर सीट के बीच में आड़ा रख करके रख दिया। लीजिए भाई साहब, मैडम खिसक गई हैं, अब तो बैठ जाइए शांति से। बोलते हुए ट्रैवल एजेंट आगे बढ़ गया। खुद को भी सीट चाहिए, साथ में टेडी बियर महाराज भी बैठेंगे। क्या मुसीबत है यार। बड़बड़ाते हुए वो सिया की साइड वाली सीट पर बैठ गया। मेरा टेडी मेरी सीट, तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसे बड़बड़ाते देखकर सिया दोबारा से उसी ओर खिसकते हुए बोली। देखो मैडम, जैसे आप मेरी ओर सरकती आ रही हैं ना, इससे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका टेडी बियर बेचारा मर जाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी जगह से हटने वाला हूँ नहीं। अब अपने टेडी की हालत देखकर सिया वापस अपनी जगह पर खिसक गई। बस अलीगढ़ से आगरा की ओर चल पड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवल एजेंट कबीर शर्मा। आपके घूमने फिरने की सारी व्यवस्था और जानकारियां मैं ही आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आपके डेली के शेड्यूल आपको सुबह ही बता दिए जाएंगे। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कितनी देर रुकेंगे, ये सब आपको सुबह ही फ़ोन पर मैसेज भेज भेज कर बता दिया जाएगा। रात को हम होटल में रुका करेंगे, जहां आपके लिए रूम्स पहले से ही बुक रहेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट आप होटल में करके निकलेंगे। दोपहर का लंच अगले स्टॉप पर होगा और रात के खाने की व्यवस्था ढाबे पर होगी। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का आपका शेड्यूल आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया गया है, तो उसे पढ़ लीजिए और कृपया समय पर विशेष ध्यान रखें। कबीर जी, एक मिनट सुनिए, सिया ने आवाज़ देते हुए कहा। जी मैम, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? क्या आप मेरी सीट चेंज करा सकते हैं? मुझे ये जगह पसंद नहीं है। सॉरी मैम, सारी सीट्स फुल हैं और ज़्यादातर लोग कपल्स हैं, तो किसी को बोल भी नहीं सकते सीट चेंज करने के लिए। प्लीज़ अभी आप मैनेज कर लीजिए, बाद में कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाएगा आपके लिए। कबीर ने जवाब दिया। भाई साहब, इनकी सीट चेंज कर दीजिए, वरना ये धकेल धकेल कर मुझे ही नीचे गिरा देंगी यहाँ से। वो बीच में ही बोल उठा। देखो तुम ना। सिया ने जवाब देना चाहा, तभी उसका मोबाइल बज उठा और सर का लो खटिया जाड़ा लगे कि कॉलर ट्यून पूरी बस में गूंज उठी। सभी लोग वरुण की ओर देखने लगे। हेलो, हाँ वरुण बोल रहा हूँ। और हराम खोरो, तुम मेरी कॉलर ट्यून किसने चेंज की है बे? उसे फ़ोन पर बात करते हुए देख कर सिया ने कबीर की तरफ देखा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ।
थोड़ा वेट कीजिए, मैं करता हूँ कुछ, बोलकर कबीर चला गया। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बड़बड़ाते हुए सिया अपनी सीट पर बैठ गई। 4 घंटे के सफ़र के बाद बस आगरा जाकर रुक गई। शेड्यूल के अनुसार पहले लाल किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी घुमाया गया। कबीर उनको एक एक जगह की बारीकियों को अच्छे से समझा रहा था। सिया ताजमहल की एक एक दीवार की नक्काशी को बड़े गौर से देख रही थी। यहाँ भी टेडी रख के कब्जा करने का इरादा है क्या? बोलता हुआ वरुण उसके पास से गुजर गया। सिया उसे घूरती रही पर उसने पलट कर उसे नहीं देखा। सभी जगह घूमकर सब लोग बस में पहुंच गए। सिया को देख वरुण एक बड़ा सा ताजमहल का मिनिएचर लिए आ रहा था। कब्जा करने की बात मुझे बोल रहा था और खुद ताजमहल उठाए ला रहा है, बदतमीज सा। सिया मन ही मन बोली। बस वहां से अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी। 3 घंटे का सफर तय करके बस मथुरा पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने तक रात के 10 बज चुके थे। वहां पहुंचकर बस उस होटल पहुंच गई जहां सबके आराम करने के लिए रूम्स पहले से अरेंज थे। कबीर ने सबको उनके रूम्स नंबर्स देते हुए उनका सामान उनके कमरों में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। सिया कमरे में पहुंचकर आराम से बैठ गई। सारा दिन सफ़र करने की वजह से उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। अभी सो गई तो फिर सुबह ही आंख खुलेगी सिया, इसलिए पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर आराम से सोना। बोलते हुए वो अपना कपड़े वाला बैग खोलने लगी। अरे ये जीन्स मैंने कब रखा बैग में? अरे शर्ट तो मैं पहनती भी नहीं, ये किसने रखे हैं इसमें? अजीब से कपड़ों को देखकर सिया बोलती जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सिया ने दरवाजा खोला तो हंस हंस कर लोट-पोट हो गई। सामने वरुण कमर से घुटने तक का टॉवेल और ऊपर उसका दुपट्टा लपेटकर एक हाथ में बैग लिए हुए सामने खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था तुम ये लड़कियों वाले शौक भी रखते हो, सिया जोर से हंसते हुए बोली। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? वरुण गुस्सा करते हुए सिया के रूम में घुसता हुआ बोला। कम से कम बैग लेने के पहले चेक तो कर लेती कि बैग तुम्हारा है भी या नहीं। उस कबीर के बच्चे ने मेरा बैग तुमको और तुम्हारा बैग मुझे पकड़ा दिया। उधर मैंने नहाने के चक्कर में अपने कपड़े भिगो दिए। अब तुम्हारा ये गंदा सा दुपट्टा ओढ़ के घूमना पड़ रहा है मुझे। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था। ओह, तभी इस बैग से ये अजीब से कपड़े निकल रहे थे। सिया हंसते हुए बोली। लाओ मेरा बैग मुझे दो और अपना संभालो। वरुण बैग को वहीं पटकते हुए बोला। वो रहा तुम्हारा बैग, बेड पर रखा है, ले जाओ। सिया बैग की ओर इशारा करके बोली। वरुण बैग उठाकर जाने लगा। हेलो, मेरा दुपट्टा दो। पूरे 2000 का सूट है जिसका दुपट्टा तुम ऐसे खराब करते फिर रहे हो। सिया ने दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वस्त्र हरण करना चाहती हो क्या मेरा? नियत तो तुम्हारी शुरू से ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे। वरुण दुपट्टे को खुद से चिपकाते हुए बोला। पागल हो क्या तुम? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। मुझे बस अपने दुपट्टे की फिक्र है, समझे? वैसे भी तुमने इससे गीला कर दिया है। क्या किया इससे? सिया उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली। वो नहाने के बाद कोई कपड़े नहीं थे और तुम्हारे सारे कपड़े छोटे छोटे से थे, तो यही मिला मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए, और तुमसे अपना बैग भी लेना था। अब मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। वरुण बैग ले जाते हुए बोला। खबरदार जो मेरा दुपट्टा लेकर गए यहाँ से। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी तुमको? अजीब लड़की हो, तुमको हालत नहीं दिखाई दे रही मेरी? कुछ नहीं पहन रखा है मैंने, यही दुपट्टा सहारा है मेरा। तुम्हें अपने कपड़े मिल गए ना, इनको पहनो और मेरा दुपट्टा वापस करो अभी के अभी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब यहीं कपड़े चेंज करके जाऊंगा और तुम यहीं खड़ी होकर देखना, कौरवों की तरह। तुमने तो मुझे पांचाली बना दिया है ना। बोलते हुए वरुण दुपट्टे को हटाने लगा। छी छी, अपने कपड़े ले जाओ, बैग भी ले जाओ, ये दुपट्टा भी ले जाओ, वैसे भी तुमने गंदा कर दिया है इसको। और निकलो अभी के अभी मेरे रूम से। सिया आंखों को हाथों से छुपाते हुए बोली। पक्का ना? नहीं चाहिए दुपट्टा? चाहिए हो तो अभी देता हूँ निकाल के। बोला ना नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। पर तुम्हारे 2000 के सूट का क्या होगा? मैं देख लूंगी सब, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, ओके। बोलते हुए वरुण ने अपना बैग उठाया और सिया के रूम से निकल गया, अपने रूम की तरफ चला गया। उसने इसके जाने के बाद सिया ने चैन की सांस ली। कपड़े चेंज करके खाना रूम में ही मंगा लिया। सिया खाना खाकर सोने ही वाली थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो पापा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, और बस का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इनके सब अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप जरा भी परेशान मत होइए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। पापा गुड नाइट पापा। बोलते हुए सिया पूरे दिन के बारे में सोचते हुए सो गई।
अगले दिन सुबह सिया की नींद जल्दी ही खुल गई। जल्दी से तैयार होकर वह अपने टेडी बियर के साथ बस में पहुंच गई। बाकी सब लोग भी तब तक तैयार होकर आ चुके थे। कुछ देर में वरुण भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी कबीर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, तो देवियों और सज्जनों, आज हम सबसे पहले मथुरा के मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके तुरंत बाद ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर के सफ़र में 4 से 5 घंटे का है, तो मथुरा से निकलने के पहले ही आप लोग अच्छे से अपनी पेट पूजा कर लें, वरना रास्ते भर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए? सभी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मथुरा के मंदिरों और भगवान के दर्शन करने के बाद सिया बाजार की तरफ निकल पड़ी। उसने अपने लिए एक खूबसूरत सा कान्हा जी का लॉकेट खरीद लिया। मंदिरों के दर्शन करने में ही काफ़ी समय बीत चुका था। दर्शन करने के बाद सभी लोग बस से होटल पहुंच गए, जहां सभी ने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। सिया ने वहीं से 4-5 चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी ले ली। लगभग 2 बजे के आसपास बस मथुरा से जयपुर के लिए निकल पड़ी। इतना सारा राशन किसके लिए ले जा रही हो? जयपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है क्या? वरुण ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुना नहीं तुमने? अब बस 4-5 घंटे नहीं रुकेगी और मुझे सफ़र में भूख लगती है, इसलिए लाई हूँ ये सब, सिया ने जवाब दिया। बात को लहू की तरह घुमाना तो कोई तुम लड़कियों से सीखे। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुम एक नंबर की भुक्कड़ हो? क्या बोला तुमने? मैं भुक्कड़ हूँ? सिया ने गुस्से से वरुण को घूरते हुए कहा। और नहीं तो क्या, इतना सारा राशन लेकर जाता है क्या कोई, वह भी सिर्फ 4-5 घंटे के लिए? चुप करो तुम। मेरे पैसे, मेरा खाना और मैं ही खाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? मैं होता हूँ इस देश का जिम्मेवार नागरिक, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग ऐसे ही खाते रहे ना, तो मुझ जैसे गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। वरुण सिया को चिढ़ाते हुए बोला। और वैसे भी कल रात को जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसे तो मैं अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? उल्टा तुम्ही ने मेरा दुपट्टा खराब किया है, समझे? सिया वरुण से बहस करते हुए तेज आवाज में बोल पड़ी। धीरे बोलो, वरना सभी लोगों को तुम्हारी करतूतों का पता चल जाएगा। वरुण उसे चुप कराते हुए बोला। तो तुम भी मुझसे बहस मत करो, समझे? इतनी अच्छी हॉरर स्टोरी आई है पॉकेट एफएम पर, सुनने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोलते हुए सिया अपना मोबाइल निकाल कर स्टोरी सुनने लगी। जयपुर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे। गुलाबी शहर रात की रोशनी में भी अपनी गुलाबी रोशनी बिखेर रहा था। सिया ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर के नज़ारों में खो सी गई। रात 8 बजे तक बस होटल पहुंच गई। ओ कबीर भाई, आज बैग मत चेंज कर देना यार। कल रात मुझ पे क्या गुजरी है ये तू नहीं समझ पाएगा, इसलिए आज ध्यान रखना प्लीज। बस से उतरते हुए वरुण सिया की तरफ देखते हुए बोला। सिया ने वरुण की तरफ घूर के देखा तो वरुण अंदर होटल के तरफ बढ़ गया। खा पी कर सभी लोग अपने अपने रूम्स में पहुंच गए। सारे दिन ट्रेवल करने की वजह से सिया को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सिया सो रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। अरे आज तो काफ़ी देर तक सोती रह गई मैं, सिया घड़ी की तरफ देखते हुए बोली और कॉल रिसीव किया। हेलो, हाँ मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है। मैं शाम को आपको खुद कॉल करूँगी, बाय। बोलते हुए सिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। इधर सब लोग बस में पहुंच चुके थे। सिया भी जल्दी जल्दी में तैयार होकर ब्रेकफास्ट हाथ में लिए हुए जल्दी से बस में जा पहुंची। बस के निकलने का टाइम हो चुका था। शेड्यूल के हिसाब से सबको बता दिया गया था कि बस 9 बजे होटल से हवा महल के लिए निकलेगी, लेकिन अब 9:30 बज रहे थे, पर बस थी कि चलने का नाम भी नहीं ले रही थी। सिया बस में बैठी बैठी बोर हो रही थी। कबीर जी, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है बस चलने में? सिया ने कबीर की तरफ सवाल करते हुए कहा। अरे मैम, वो वरुण जी अभी तक नहीं आए हैं। कितनी देर से उनका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कबीर ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। कबीर जी, आपको पता है मैंने टाइम से आने के लिए अपना ब्रेकफास्ट तक नहीं किया कि मेरी वजह से कहीं आप सबको वेट ना करना पड़े, और आप हैं कि उस केयरलेस लड़के के लिए बाकी सबको भी वेट करवा रहे हैं। सिया ने कबीर से गुस्से में कहा। मैम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वह आ जाएंगे हम तुरंत चल देंगे। ऐसे में कब तक वेट करने का इरादा है आपका? 10 बजने वाले हैं, धूप तेज होती जा रही है। मेरी मानिए तो उससे पता सेंड कर दीजिए, वह टैक्सी लेकर खुद ही वहां आ जाएगा, और ड्राइवर को बोलिए बस चलाने के लिए। ऐसे हम कब तक उसका वेट करते रहेंगे? शाम हो जाएगी और जो भी जगह डिसाइड हुई हैं उनको घूम भी नहीं पाएंगे, इसलिए चलिए। आप ठीक कह रही हैं, मैं मैसेज करके पता सेंड कर देता हूँ और ड्राइवर को बोलता हूँ चलने के लिए। बोलकर कबीर ड्राइवर के पास चला गया। कुछ ही देर में बस स्टार्ट होकर चलने लगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना?
अब आ जाना आराम से, मैं तो अपना राशन पानी साथ लेकर जा रही हूँ। सोचती हुई सिया मन ही मन मुस्कुरा दी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से वरुण बस के पीछे भागते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर ड्राइवर ने बस रोक दी। एक हाथ में कोल्ड कॉफी का मग लेकर वरुण जल्दी से बस में आ गया। कोई मुझे बताएगा, मुझे होटल में छोड़कर जाने का आइडिया किस महान पुरुष का था? बस में आते ही वरुण ने कबीर की तरफ देखते हुए सवाल किया। कबीर की निगाहें सिया की ओर जा टिकी। कबीर को अपनी ओर देखते हुए सिया ने नजरें घुमा ली। वरुण ये सब देखकर सारा मामला समझ गया। ओहो, तो वह महान पुरुष नहीं, स्त्री थी। बोलते हुए वह सिया की तरफ घूरने लगा। जब पैसेंजर्स इतनी देर करेंगे तो बस तो जाएगी ही ना, सारा दिन यहीं थोड़ी ना रुकी रहेगी, सिया ने हिचकिचाते हुए कहा। तो आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली कि मुझे होटल में ही छोड़ दिया जाए? वरुण ने गुस्से में आवाज तेज करते हुए कहा। तो तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना कि तुम्हारी वजह से औरों को तकलीफ ना हो। सिया भी गुस्से में बोल पड़ी। औरों को नहीं, तुम्हें मिस सिया। शायद तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती मेरे यहाँ होने से, समझी? वरुण गुस्से से बोला जा रहा था। पहले तो अपने बोलने का तरीका ठीक कीजिए मिस्टर वरुण। आपको लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है, समझे आप? सिया गुस्से में आंखें लाल करते हुए बोली। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, इस तरह से झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज, कबीर ने वरुण और सिया दोनों को शांत कराते हुए कहा। सिया अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगी। वरुण अपना हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगा। थोड़ी देर बाद बस हवा महल पहुंच गई। हवा महल घूमते हुए सिया बस में हुए वाकये के बारे में सोच रही थी। बहुत ही बदतमीज लड़का है ये, मुझे इसे इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब तो मैं इससे जरा भी बात नहीं करूंगी। अमीर ज्यादा होगा अपने घर का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऊंची आवाज में ऐसे बात करने की? ऐसे तो कभी किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। तब अब तुझे भी तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए था सिया। वह बेचारा होटल में ही तो रह जाता तो यहाँ घूम नहीं पाता। पर इसमें भी उसी की गलती है, क्यों आया इतनी देर से? उसकी वजह से सबको वेट करना पड़ा। सिया अपने मन में ही सोच रही थी कि तभी हवा महल के झरोखों से आते हुए एक ताजा हवा के झोंके से सिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिया हवा महल की खिड़कियों से जयपुर शहर का नजारा देखने लगी। करीने से बसा हुआ शहर जिसमें जगह जगह गुलाबी रंग बिखरा हुआ था। हवा महल की सैर करने के बाद सभी ने जल महल घूमा। आमेर का किला और जयगढ़ का किला घूमने तक शाम हो चुकी थी और सभी लोग बस से वापस होटल आ गए। सिया और वरुण आज पूरा दिन एक दूसरे से कटे कटे रहे। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। बस में साथ बैठना भी दोनों की मजबूरी ही थी। होटल लौटकर सिया अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। खाना खा चुकने के बाद उसे याद आया कि सुबह मम्मी का कॉल आया था। उसने घर कॉल करके कुछ देर बात की। सुबह की बातों को लेकर उसका मन थोड़ा भारी सा हो रहा था। तू यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई है सिया? सोचा था कुछ दिन तो अपने हिसाब से अपनी खुशी से बिताऊंगी, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। खासकर तब जब वह वरुण यहाँ पर है। उसे तो बस मुझसे झगड़ा करने का बहाना चाहिए होता है। इस दुनिया में पता नहीं कहीं चैन है भी या नहीं। यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सिया की आंख लग गई। अगले दिन सिया अलार्म लगाकर सोई थी। ठीक 7 बजे अलार्म बज उठा और सिया भी जाग कर बैठ गई। उसका उठने का जरा भी मन नहीं था। अभी भी उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन वह लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए बेमन से उठकर तैयार होने चली गई। ब्रेकफास्ट करके बस के अंदर पहुंची तो देखा वरुण आज पहले से ही वहां मौजूद था। सिया को देखते ही मुंह बनाते हुए एक साइड हो गया। सिया भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज ये कबीर कौन सी बोरिंग जगह पर ले जाने वाला है? बोलते हुए वरुण ने अपना मोबाइल निकाला और सुबह का शेड्यूल मैसेज पढ़ने लगा। वाह यार, आज तो भानगढ़ जाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा उधर तो। बोलते हुए वरुण ने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। भानगढ़, ये तो भूतिया जगह है। वैसे तो मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है, पर हॉरर जगह जाने का नाम से ही मुझे डर लग रहा है। सिया भानगढ़ का नाम सुनते ही मन सोचने लगी। करीब 5-6 घंटे के बाद बस भानगढ़ के किले के पास पहुंच चुकी थी। सिया का तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो तो अंदर जाना भी नहीं चाहती थी। सभी लोग बस से उतर कर जा चुके थे, लेकिन सिया अभी तक बस में ही बैठी थी। तभी कबीर अंदर आ गया। क्या हुआ मैम, आप नहीं जाएंगी घूमने? कबीर ने सिया से सवाल करते हुए कहा। वो कबीर जी, बोलते हुए सिया हिचकिचाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर लगता है? देखिए, आप घबराइए नहीं, आप मेरे और बाकी सब लोगों के साथ ही रहिएगा। और वैसे भी अभी तो दिन का उजाला है, ऐसे में यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आइए। बोलते हुए कबीर सिया को बाहर ले आया।
सिया भी डरते सहमते हुए बाहर आ गई। वरुण सिया के चेहरे को देखकर उसकी हालत को भांप गया। वरुण और सिया दोनों ही पूरे बस ग्रुप और कबीर के साथ भानगढ़ के किले को देखने लगे। महल काफी पुराना हो चुका था और जर्जर हालत में था, जिसकी वजह से और भी डरावना लग रहा था। जरा सी भी आहट सिया को चौकन्ना कर देती थी। किले के अलग अलग हिस्से देखते हुए ग्रुप के सभी लोग अंदर की ओर दाखिल हो गए। महल के कमरे काफी डरावने थे। सभी लोग उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी महल के एक कमरे से मैं सिया एक मूर्ति को ध्यान से देखने लगी, जो काफी खूबसूरत थी। इतनी देर में ग्रुप के सारे लोग किले के अगले कमरे की तरफ बढ़ गए और सिया कमरे में अकेली रह गई। इस बात का होश उसे तब हुआ जब मूर्ति की खूबसूरती से उसका ध्यान हटा। कबीर जी बोलते हुए सिया आगे बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था ग्रुप के सभी लोग किस ओर निकल गए हैं। तभी पीछे से एक हाथ ने आकर सिया का कंधा थपथपाया। आई बोलते हुए सिया जोर से चीख पड़ी। अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आ बचाओ बचाओ की तेज आवाज सिया के कानों में पड़ी, जो कि वरुण की थी, जिसने सिया का कंधा थपथपाया था। उसकी आवाज सुनकर सिया ने आंखें खोलकर उसे देखा। वरुण उसके सामने ही डरा हुआ सा खड़ा था। दोनों के अचानक चिल्लाने की वजह से उस पुराने किले में लटके चमगादड़ एकदम से उड़कर बाहर निकल गए। इतनी देर में बाहर चिल्लम चिल्ली मच गई। एक दूसरा ग्रुप जो किला घूमने आया था और सिया वाले कमरे में घुसने ही वाला था, सिया और वरुण के चिल्लाने की वजह से और चमगादड़ों को उड़ता देखकर उनको भूत समझकर कमरे के बाहर से ही भाग खड़ा हुआ। उधर जो बस वाला सिया का ग्रुप आगे जा रहा था, वह भी सिया की आवाज़ सुनकर वापस भाग आया। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? कबीर ने सिया को थपथपाते हुए कहा। सिया और वरुण दोनों पसीने में भीगे हुए आमने सामने खड़े थे। कबीर मेरे भाई, पहले तो यहाँ से बाहर ले चल, वरना ये लड़की तो आज मेरी जान लेकर ही रहेगी। मैं तो इसको अकेले देखकर इसे बुलाने, इसकी हेल्प करने आया था, पर ये इतनी जोर से चिल्लाई कि भाई मुझे भरोसा हो गया कि आज की भूत प्रेत कुछ नहीं होती, बस चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैलें, और कुछ नहीं। बोलते हुए वरुण दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो क्या? सिया ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए वरुण से पूछा। भाई बेचारे ग्रुप वाले मुश्किल से हिम्मत करके आ रहे थे महल देखने। भाई मेरे वो भी भाग गए इसकी चीख सुन के, और ऐसे भागे हैं कि घर जाकर ही रुकेंगे। अब उन बेचारों को कौन बताएगा कि यहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि इन मैडम की चीख ने उनका बुरा हाल किया है। बोलते हुए वरुण ने सिया की तरफ देखा। चलिए मैम बाहर चलिए, ये जगह ज़्यादा देर रुकने के लिए सेफ नहीं है, वैसे भी शाम होने वाली है। वरुण सर आप भी चलिए। बोलते हुए कबीर सभी को लेकर वापस बस में लौट आया और बस होटल की तरफ चल पड़ी। यार सच में बहुत डरावना किला था। पीछे लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। सिया बोतल निकालकर पानी पी रही थी। लाओ इधर दो बोतल, बिना वजह इतना डरा दिया मुझे। बोलते हुए वरुण ने सिया के हाथ से बोतल लेकर सारा पानी पी लिया। अब मैं क्या पीऊंगी? बोलते हुए सिया ने पानी की बोतल वरुण के हाथ से छीन ली। तुम ना खून पी लो मेरा। जिस तरह से तुमने मुझे डराया है ना, लाइफ में किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं। ये हालत है मेरी। तो मैंने बोला था मेरी हेल्प करने को, अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। दिख रहा था क्या कर रही थी तुम, डरी सहमी इधर से उधर देख रही थी। मुझे लगा अकेली लड़की है, डरी हुई है, इसकी मदद कर देता हूँ, लेकिन मैडम तो सीधा सीधा बोलो ना कि अकेली लड़की देख के फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने गुस्से में वरुण की तरफ देखते हुए कहा। फायदा? और वो भी तुम्हारा? मत मारी गई है मेरी जो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। तुमसे तो भगवान ही बचाए मुझे, और आज की इस दुर्घटना के बाद तो तुम्हारी हेल्प करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। बोलते हुए वरुण ने अपना हेडफोन लगा लिया। हाँ तो मत करना। बोलते हुए सिया ने अपनी बुक खोल ली। थोड़ी ही देर में बस होटल पहुंच गई। खाना खाकर सिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन आज उसे चैन नहीं था। भानगढ़ के किले की सारी घटनाएं उसे रह रहकर याद आ रही थीं। उन सब बातों को सोच सोचकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अकेले रूम में पड़े पड़े उसे डर लगने लगा और नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। डर जब ज्यादा ही बढ़ गया तो वह रूम से निकलकर होटल के लॉबी में आ गई। लॉबी में टहलती हुई उसकी नज़र वरुण पर पड़ी, जो वहीं लॉबी पर चेयर पर बैठे हुए कॉफी पीते हुए कोई किताब पढ़ रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? सोया नहीं अभी तक? सोचते हुए सिया उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। तभी वरुण का ध्यान सिया की तरफ गया। कब तक खड़े खड़े मुझे ऐसे ही प्यार से निहारने का इरादा है आपका मैडम? वरुण ने किताब बंद करते हुए सिया की तरफ देखा। वरुण को अपनी तरफ देखते हुए सिया उसकी तरफ बढ़ गई। तुमको निहारूंगी, वो भी प्यार से, ऐसा सोचना भी मत। सिया उसे घूरते हुए बोली। सोचा तो मैंने बहुत कुछ सोच लिया है मैडम। बोलते हुए वरुण हंस दिया।
वैसे तुम कैसे घूम रही हो, वो भी इस वक्त? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा बाहर घूम लूं। सिया ने आसपास देखते हुए कहा। और तुम भी तो नहीं सोए अभी तक? नींद नहीं आई या भानगढ़ किले का डर अभी तक नहीं निकला है दिल से? रही मेरे जागने की बात, तो आज ऐसा डराया कि तुमने कि आंख बंद करते ही भानगढ़ का किला, उड़ते हुए चमगादड़ और चिल्लाती हुई तुम दिखाई देती हो। कोई भला सा इंसान कैसे सो सकता है भला? तुम ही बताओ। वरुण सिया को ताना देते हुए बोला। सीधा सीधा बोलो ना कि तुमको भी डर लग रहा है। ये बातों की जलेबियां क्यों बना रहे हो? सिया वरुण के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ, ऐसा ही है। अब खुश। कौन तुमसे बहस करके अपना माथा फोड़े? बोलते हुए वरुण ने किताब दोबारा खोल ली। वैसे तुमको पढ़ते नहीं देखा कभी, क्या पढ़ रहे हो? सिया बुक की तरफ देखते हुए कहा। लड़कियों को भगाने के 101 तरीके पढ़ रहा हूँ। वरुण झल्लाते हुए बोला। वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही भाग जाएंगी। सिया वरुण की ओर देखकर हंसते हुए बोली। अच्छा, इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी। लड़कियां मरती हैं मेरी एक स्माइल पर, समझी? पर तुमको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुमको तो अपना वह भालू टेडी ही क्यूट लगता है बस। वरुण ने सिया की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। वैसे मिला कोई तरीका लड़की को भगाने का? सिया ने अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए कहा। 2-3 तरीके ट्राई कर चुका हूँ, पर कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। लड़की दूर जाने की बजाय मेरे और ज्यादा करीब आती जा रही है। फिर भी मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, उसे भगा कर ही दम लूंगा। वरुण किताब के पन्ने पलटते हुए बोले जा रहा था। तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया हो तो बताओ, उसे भी ट्राई करके। बोलते हुए उसने सिया की तरफ देखा, जो कि चेयर पर ही सर रखे हुए सो गई थी। अरे ये तो यहीं सो गई, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं भी यहीं बैठा ही हूँ। रूम में तो वैसे भी डर की वजह से नींद नहीं आएगी। बोलते हुए वरुण ने सिया के चेहरे की ओर ध्यान से देखा, जो लॉबी की तेज रोशनी में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। कुछ भी कहो यार, लड़की है तो खूबसूरत। बोलते हुए वरुण ने किताब बंद कर दी और सिया के चेहरे की ओर देखते हुए चेयर पर आराम से बैठ गया। बैठे बैठे उसे भी ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे सिया की नींद तब खुली जब लॉबी में होटल के स्टाफ की चहल पहल शुरू हो गई। हे भगवान, मैं रात को यहीं सो गई, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। और ये कमबख्त भी यहीं सो रहा है, जगा नहीं सकता था मुझे। साइड वाले चेयर पर सोए हुए वरुण को देखकर सिया बोले जा रही थी। वहां से निकलकर सिया जल्दी से अपने रूम में जाग पहुंची। थोड़ी देर लेट कर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई, तो उठकर तैयार होने चली गई। सिया आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी, इसलिए उसका वक्त कांटे नहीं कट रहा था। बार बार घड़ी देखकर 9 बजने का इंतजार कर रही थी। अभी 9 बजने में काफ़ी देर थी, इसलिए सिया अपने घर कॉल करके मम्मी पापा का हालचाल पूछने लगी। कितने दिनों बाद घूमना बाकी है अभी सिया? 6-7 दिन तो हो चुके हैं तुझे गए हुए, मम्मी ने सिया से सवाल करते हुए कहा। शादी से बचने के लिए सिया क्या क्या तिकड़म लगाती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए सफ़र इश्क का।